नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल का पाठ नंबर 4 कृषि के एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये 90 प्रश्न उत्तर हैं। हमने बल्कि इसमें टेबल्स का भी प्रयोग किया है। असल में आंकड़े जो हैं, डाटा जो है इसके अंदर वो 90 क्वेश्चन आंसर से भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में प्रचलित है। वहाँ पर बांस ड्रिप प्रणाली के द्वारा पानी उसी पौधे तक पहुंचाया होता है जिसको वो सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। मतलब जो जगह खाली है वहाँ पर पानी को वेस्ट नहीं किया जाता। दूसरा है उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है जो लंबे चौड़े खेत में की जाती है। रोपण कृषि, और इसे इवन के वाणिज्य कृषि का भी पार्ट माना जाता है। रोपण कृषि जिसमें एक लंबा चौड़े खेत में और एक ही जो है कोई भी फसल जैसे कि गन्ना पूरे साल के लिए उगाया जाता है और फिर उसे वहाँ से उगाकर बाजार के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रबी की फसलें। इसमें गेहूं, जौ, चना, ये तो 3 इंपॉर्टेंट हैं ही हैं जो रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। फिर है कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए यूज़ की जाती है या की जाती है। तो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि जब भी सरकार क्या है भी ताकि किसान जो है किसी फसल को खास तौर पर उगाएं तो सरकार पहले से ही बता देती है कि आपको इस साल इस फसल को उगाने के लिए कम से कम इतना रेट अवश्य मिलेगा और कितनी समर्थन मूल्य इसका रहेगा। उसके ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर चावल की बात ही करें तो सरकार पहले से निर्धारित कर देगी इस साल चावल का रेट ये जाएगा, इससे ऊपर जा सकता है, इससे कम नहीं। या स्पेशल कोई दाल उगवाना चाहती है उसके लिए भी, या फिर कोई और फसल भी। उसके बाद है काटो और जलाओ और झाड़ झंकार परत वाली खेती के लिए के रूप को किस नाम से जाना जाता है। इसे स्थानांतरित खेती। इसका अर्थ है थोड़ी सी जमीन जो है उसको खेती की, उसके बाद वहाँ जो उसके ठूंठ हैं या उस आसपास का एरिया उसको जहाँ पर घास है उसे जला दिया जाता है। फिर उसके बाद ताकि उसमें राख जो है वो एक खाद का काम कर सके और अगली जगह खेती की जाती है। वापस जब उस जगह पर आया जाता है तो इतने में वो जमीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ शक्ति ग्रहण कर चुकी होती है। इसीलिए इस जगह को, ऐसी खेती को स्थानांतरित का मतलब जगह बदल बदल कर स्थान अंतर अंतर पे लेके खेती की जाती है। उसके बाद है अगला प्रश्न एक फलीदार फसल का नाम। इसमें हम दालें भी कह सकते हैं या फिर मटर भी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं बोया जाता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में। भारत का गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में होता है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है झूम या कर्तन दहन प्रणाली किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूम या कर्तन दहन कृषि प्रणाली जब किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उत्पन्न करता है। अर्थात एक जमीन का टुकड़ा जिसपे से लकड़ी या पेड़ या घास झाड़ियाँ साफ करके फिर उस पर सिर्फ उतना ही अनाज उगा रहे हैं जितना उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, ना कि बाजार में बेचने के लिए। तो ऐसी कृषि को झूम या कर्तन दहन। यहाँ पर ना झूम आ गया तो फिर भी बच्चे समझ जाते हैं। ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब ये पूछ लिया जाए कि कर्तन दहन कृषि प्रणाली क्या है, तब बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि झूम अथवा कर्तन दहन ये दोनों सेम बात है। उसके बाद है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। भूमि के छोटे से टुकड़े पर पुरानी कृषि औजारों के साथ, एक छोटा सा टुकड़ा है और कृषि के औजार पुराने हैं जैसे कि हल हो गया, परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली कृषि, ये भी बाजार के उपयोग के लिए नहीं है बल्कि खुद के निर्वाह के लिए है। भी जितने हमारे परिवार को जरूरत है बस उतनी फसल उग जाए, उतना ही फसल का झाड़ हो जाए, बहुत है।
उसके बाद है शुष्क कृषि किसे कहते हैं। शुष्क शुष्क और आर्द्र, ये दोनों ही जो है पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए, शुष्क कृषि जिसमें उगाने में, जिस फसलों को उगाने में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात सूखे में ही की जा सकती हैं, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, सूखे में ही हो जाती हैं, उन्हें शुष्क कृषि कहते हैं। और आर्द्र, ऐसी कृषि जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर ना आपको नहीं काटना है, यहाँ आएगा ऐसी कृषि जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, आर्द्र कृषि कहलाती है। जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती वो शुष्क है, जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता है वो आर्द्र कृषि कहलाती है। जैसे धान की कृषि, क्योंकि धान की कृषि को, चावलों की कृषि को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसे आर्द्र कृषि कहा जाता है। उसके बाद है रोपण कृषि। वह कृषि, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बार आता है, मैंने इसको 2 नंबर में भी आते हुए देखा है। वह कृषि जिसमें बड़े पैमाने पर एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, रोपण कृषि कहलाती है। बड़ा कृषि क्षेत्र, भारी मात्रा में पूंजी का निवेश, कृषि की वैज्ञानिक पद्धति, इसकी विशेषताएं हैं। आप इसको ना पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि हेडिंग बनेगा कृषि की विशेषताएं, उसको आप अंडरलाइन करोगे। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। बड़ा कृषि क्षेत्र यानी कि बड़ा सारा खेत जो लगभग 1 किला 2 किला इकट्ठा ही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारी मात्रा में पूंजी का निवेश, यानी कि पूंजी भी बहुत लगेगी जब बहुत बड़े खेत में बहुत हाई लेवल की इंटेंसिव फार्मिंग होगी तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। और तीसरा है कृषि की आधुनिक विधियाँ, यानी कि उसकी बिजाई भी और उसकी गुड़ाई भी और उसकी कटाई भी, जो सारे काम है बीच में, बीजने से लेकर काटने तक के बीच में, उगाने से लेकर काटने तक के बीच में, वो सारे ही वैज्ञानिक पद्धति के तहत किए जाते हैं। उसके बाद है रबी फसलें किन्हें कहते हैं, जो शीत ऋतु में बोए जाते हैं। आप देख लीजिए, नवंबर में कौन सी बोई जाती है, गेहूं, जो शीत ऋतु में बोए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु के मध्य यानी कि अप्रैल में लगभग काट लिए जाते हैं, ऐसी फसलों को रबी फसलें कहते हैं, जैसे कि गेहूं और जौ। खरीफ को आपने कैसे याद करना है, ये मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब चावल बोए जाते हैं तो अक्सर सरकार कई बार भी ज़्यादा सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी का यूज़ ना किया जाए तो सरकार चावल को उगाने की फसल को थोड़ा लेट कर देती है कि अभी इसे मत उगाइए, थोड़ा मानसून का इंतज़ार कीजिए, ताकि जो हमें वर्षा के रूप में पानी प्रयोग हमारे पास होगा, हम उसे सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकें। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, जैसे कि चावल, कपास। उसके बाद है जायद फसलें किसे कहते हैं। रबी और खरीफ ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही एक छोटा सा सीजन होता है और उस समय जो फसलें बोई जाती हैं उसे जायद फसलें कहते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, खरबूजे, तरबूज, ये सब उसमें आते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, जूट अथवा पटसन को ये सुनहरा रेशा कहलाता है। उसके बाद है पीडीएस का क्या अर्थ है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत सरकार बेहद कम दामों पर अनाज जो है ज़रूरतमंदों या गरीब लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। आपने अक्सर डिपो देखे होंगे जिन पे गरीब व्यक्तियों को उनके राशन कार्ड के हिसाब से अनाज सस्ते रेट पर, सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाया जाता है, बस वही है पीडीएस। उसके बाद है श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। पशुओं का नस्ल सुधार करके, यानी कि पशुओं की नस्ल सुधार करके, पॉइंट 1, उत्तम चारा देने वाली फसलें पैदा करके दूध के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि करना श्वेत क्रांति कहलाता है। यहाँ पर हम पशुओं को ऐसा चारा देंगे कि उनके दूध में वृद्धि हो और पशुओं
की नस्ल सुधारेंगे ताकि क्वालिटी भी अच्छी हो, तो उसके बाद दूध के उत्पादन में जो बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है उसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। उसके बाद है हरित क्रांति किसे कहते हैं। कृषि के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके खाद्यान्नों मतलब जो हम फसलें खाने के लिए यूज़ करते हैं के उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति कहलाता है। और भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में आई। उसके बाद है वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं। वाणिज्य कृषि व्यापार के लिए कृषि। अब आप सोच लीजिए कि जो हाई लेवल की टेक्निक्स का प्रयोग करके, यानी कि आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके बाजार में बेचने के लिए जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे वाणिज्य कृषि कहा जाता है। अब इसमें इसकी विशेषताएं लिख सकते हो। इसमें एक, अधिक उपज देने वाले बीज, 2 रासायनिक खादें, तीसरा कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग। ये सब पॉइंट्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं। अगर 2 मार्क्स में आता है, पहले आप बताइए कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, फिर उसकी विशेषताएं लिखिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार होगा और मार्क्स भी पूरे आएंगे। उसके बाद है भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो इसका सही आंसर है 1/4, यानी कि 1/4। हर 4 में से 1 व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। उसके बाद है कृषि से आपका क्या अभिप्राय है। कृषि सबको पता है, लेकिन हमें फिर भी ऐसी टर्म्स याद करनी होती हैं जो उसे क्लैरिफाई कर सकें, जो लिखने के लिए उपयोग की जाती हैं। नंबर 1, भूमि को जोतने। पहले भूमि को हम हल से या आधुनिक तरीकों से, जैसे कि हैरो, कल्टीवेटर, इनसे भूमि को जोतेंगे। उसके बाद फसल उगाएंगे। पशुओं को पालना, ये भी इसी का एक पार्ट है। मछली पकड़ना और वानिकी की कला, यानी कि वनों के अंदर जो कार्य किए जाते हैं कृषि के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, और इससे संबंधित विज्ञान को, जो कृषि से संबंधित विज्ञान है, इन सब चीज़ों को कृषि कहा जाता है। उसके बाद है भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार। पहला, जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि जो सिर्फ अपने परिवार की उपयोगिता के लिए की जाती है, बाहर बेचने के लिए नहीं। दूसरी, गहन कृषि। गहन कृषि क्या है, जब कृषि सिर्फ इसलिए की जाए कि जमीन थोड़ी है, कम है, जबकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है, छोटे से टुकड़े के ऊपर ही अधिक उपज लेने का बोझ बहुत ज़्यादा आ जाता है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, यानी कि जो बाजार में बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए कृषि की जाती है। मान लीजिए अगर हम गन्ना उगा रहे हैं, तो गन्ना जो है, गन्ने की फसल वाणिज्यिक कृषि है, क्योंकि हम सारा गन्ना घर पे नहीं लगा सकते। हम उसको शुगर मिल में बेचने के लिए उसका उत्पादन किया जाता है। आदिकालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि का अन्य नाम जो है कर्तन दहन कृषि, यानी कि जो पुराने समय में जीवन निर्वाह मतलब सिर्फ अपने परिवार के लिए निर्वाहन के लिए कृषि की जाती थी, उसे क्या कहा जाता था, कर्तन दहन कृषि। आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर है झूम की कृषि। हमने शुरू में भी पढ़ा है कि जीवन निर्वाह कृषि या कर्तन दहन प्रणाली या झूम की कृषि, ये सब एक ही हैं। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आदिकालीन कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। गहन जीविका कृषि में मुख्य रूप से किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न फसलों का, खाने वाली फसलों का, जैसे कि गेहूं, चावल। वाणिज्य कृषि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यापार करना, साथ में और भी लिखिए, मुनाफा कमाना। व्यापार करना अथवा मुनाफा कमाना। उसके बाद है भारत की प्रमुख रोपण फसलों के नाम। यहाँ पर रोपण फसलें देखिए, हमने कहा पहले पढ़ा है कि एक लंबे चौड़े खेत पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके फसल का उत्पादन करना। इसमें चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़ और केला, ये क्या है, प्रमुख रोपण फसलें हैं। उसके बाद है भारत की फसल ऋतुएं, रबी, खरीफ, जायद। जायद को याद कर लीजिए, जिसमें खीरा, ककड़ी और तरबूज, खरबूज, ये सब कुछ होते हैं। अगला है जायद फसलें कब बोई जाती हैं। रबी और खरीफ के बीच में जो छोटा सा सीजन होता है उसमें जायद फसलें बोई जाती हैं। 3 जायद फसलें
खीरा, तरबूज, ककड़ी। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, ये आपको याद रखना, खाद्यान्न जो खाने के लिए उगाई जाती हैं। चावल, गेहूं। यहाँ पर कपास खाद्यान्न फसल नहीं है। उसके बाद दो पेय फसलें, यानी कि जो पीने के काम आती हैं। चाय, कॉफी। यहाँ पर आप कहवा भी लिख सकते हो। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय में यानी चावल में दूसरा स्थान है। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी। कर्नाटक में आप नेट पर सर्च करके देखिए कि जो रागी है वो चरी जैसी दिखाई देती है और कर्नाटक की प्रमुख फसल है। दालों में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें अपना प्रोटीन जो है, क्योंकि वे अब मांस मीट नहीं खाते हैं, तो उन्हें अपना प्रोटीन दालों से ही पूरा करना होता है। उसके बाद है, कौन सी फसलें भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं? अब उर्वरता का अर्थ है जमीन की उपजाऊपन को। कौन सी फसलें जमीन के उपजाऊपन को बनाए रखने में सहायक है? उसका सही आंसर है दालें। दालों की जो जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम जो है वो जमीन को उपजाऊ शक्ति ग्रहण करता है। पहले क्या करते थे लोग, बल्कि एक बार खाद्यान्न फसल उगा के फिर दाल उगाते थे, ताकि जमीन जो है अपने आप बिना किसी खाद के ही उपजाऊ शक्ति ग्रहण कर सके। फसलों के आवरण के लिए कौन सी फसलें, आवर्तन का मतलब होता है कि ताकि एक बार जमीन जो है अच्छी फसल दे, दूसरी बार उपजाऊ शक्ति ग्रहण करे, फिर से एक बहुत ज़्यादा झाड़ देने वाला उपजाऊ शक्ति ग्रहण कर सके। तो इसमें आएगा, हम जब भी अपने अगर फसलों में आवर्तन करना चाहते हैं, एक बार खाद्यान्न फसल उगाना चाहते हैं, तो दूसरी बार कौन सी उगेगी? दलहन। उसके बाद है, गन्ने से क्या बनाया जाता है? गन्ने से आप समझते होंगे सिर्फ चीनी नहीं, चीनी भी, गुड़ भी और खांड सारी भी, ये सब चीज़ें जो हैं गन्ने से बनती हैं। चावल की 3 प्रमुख किस्में, अमन, ओस, बोरो। याद कर लीजिए, चावल की 3 किस्में। वैसे तो आप लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन ये भी क्योंकि आपकी बुक में है, आप इनको याद कर सकते हो। अमन, ओस, बोरो। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं? तिलहन का अर्थ है जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है। अब आप सोचिए, जिसमें एक तो तिली आ गए, सूरजमुखी, और इसके अलावा सरसों, ये सब फसलें। और क्या ले सकते हैं हम जिनसे तेल निकाला जाता है? मूंगफली भी तिलहन में आ जाती है, क्योंकि उससे भी तेल निकाला जा सकता है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं? इसका सही आंसर है 12%। भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य, सबसे अधिक मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात में। भारत के सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन, कॉफ़ी आप याद कीजिए कि जो कॉफ़ी है वो दक्षिण भारत में है। तब जब आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि कॉफ़ी दक्षिण भारत में होती है, तब आप गलती नहीं खाओगे, और ये कर्नाटक में होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद है, कॉफ़ी की कौन सी फसल पैदा की जाती है? अब कॉफ़ी की टाइप अरेबिका, जैसे हमने चावल की थी ना, अमन, ओस, बोरो, ऐसे ही कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? अरेबिका। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में कहाँ से लाई जाती है? यमन से। उसके बाद है, रबड़ के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? आपको पता है रबड़ कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा जो रबड़ है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होती है। और इसके लिए हमें जलवायु चाहिए, वो चाहिए भूमध्य रेखीय, मतलब वहाँ गर्मी भी हो और वहाँ पर पानी भी अधिक हो। भारत में रबड़ उत्पादक राज्य केरल। पहले नक्शे, क्योंकि अब तो सिलेबस कटते जा रहे हैं, पहले नक्शों में ज़्यादातर रबड़ उत्पादक राज्य जो होता था वो बहुत ज़्यादा आता था, और हमें केरल भरना होता था। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है? रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए कीड़ों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर पलता है? मलबरी अथवा सहतूत। उसके बाद है, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कपास में हम दूसरे नंबर पे, चावल में भी हम दूसरे नंबर पे। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें आएगा पटसन अथवा जूट। सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे को गांधी जी का
राजनीतिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। उन्होंने भूदान आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रक्तहीन क्रांति के नाम से। उसके बाद है जीन क्रांति या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? बीजों में की नई किस्मों का आविष्कार, बीज की नई नई किस्में तैयार की जाती हैं। 2 बायोडीजल फसलें, जेट्रोफा और जोजोबा। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप देख रहे हैं, हमने एनसीईआरटी की बुक से एक एक लाइन पढ़कर इनको तैयार किया है, ताकि मात्र क्वेश्चन आंसर पढ़ने से आपका पूरा लेसन तैयार हो जाए। कृषि पर आधारित 2 उद्योग, एक तो चीनी और एक कपड़ा। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन है। भारत के 2 तंबाकू उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश और गुजरात। 2 रागी उत्पादक राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये रागी उत्पादक है। उसके बाद है भारत विश्व के कितने प्रतिशत कॉफी का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है 4%। भारत के 4 आम उत्पादक राज्य, आम सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। भारत के किन 2 स्थानों के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं? नागपुर और चेरापूंजी। केला उत्पादक, केरल, मिजोरम। लीची, उत्तर प्रदेश और बिहार। सेब, नाशपाती और अखरोट, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। कृषि का वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों की कृषि को वैश्वीकरण से जोड़ना कृषि का वैश्वीकरण कहलाता है। मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। हमें तो पता ही नहीं था पहले कि मूंगफली भारत में सबसे अधिक होती है पूरे विश्व में। उसके बाद है भारत में मसाला उत्पादक राज्य, मसाले सबसे अधिक कहाँ होते हैं? कर्नाटक और केरल में। और मसालों की वजह से ही भारत का नाम पूरे विश्व में आज नहीं कई शताब्दियों पहले भी गूंजता था। उसके बाद है प्रमुख तिलहन फसलें, सरसों और सूरजमुखी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं वे फसलें तिलहन फसलें कहलाती हैं, जिसमें मेन है सूरजमुखी और सरसों। बागवानी फसलें यानी कि जो बाग में ये उगाई जाती हैं या जिनके बागान होते हैं, आम, संतरा। दलहन में दालें, चना, अरहर, ये सब आएंगी। कार्बनिक कृषि वह कृषि प्रणाली जो कारखानों में उत्पादित खाद और कीटनाशकों के प्रयोग के बिना की जाती है। मतलब कार्बनिक कृषि में हम खाद और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते। भले ही फसल का झाड़ कम हो, उत्पादन कम हो, परंतु वो फसल जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वो अनाज जो हमने इस कृषि के जरिए उत्पन्न किया गया वो बहुत हाइजीनिक होता है, हेल्दी होता है। उसके बाद है किसी एक अखाद्य फसल, मतलब जो खाने में प्रयोग नहीं हो सकती। इसका सही आंसर है रबड़। एक फसल जो रोपण नहीं है, गेहूं, क्योंकि ये खाद्यान्न फसल है। आपको समझना होगा खाद्यान्न जिसका प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। एफसीआई का पूरा नाम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य निगम। बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे, एपीएल गरीबी रेखा के ऊपर, अबव पॉवर्टी लाइन। उसके बाद है सहायकी या सब्सिडी, किसी वस्तु पर सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष छूट। किसी भी वस्तु पर या फसल पर जो सरकार छूट देती है उसे सब्सिडी बोलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसान की उपज की निर्धारित खरीद मूल्य, कि हम इतने रेट पर तो आपकी फसल को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उसके बाद है गेहूं, चावल, कपास। हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन तैयार करवाया है ये सिर्फ एक एक मार्क्स के लिए नहीं बल्कि 5 या 6 यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इसी टेबल के जरिए क्वेश्चन तैयार करवाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, ये मैंने पिछले 3-4 सालों में इस क्वेश्चन को बार बार आते हुए देखा है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले देखिए गेहूं की विशेषताएं की बात करें या चावल, गन्ना, कपास, चाय, इन पांचों में से आपको बार बार पेपर में आएगा। जैसे कि बोते समय 10 डिग्री या 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, फिर चावल का है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके बाद गन्ने के लिए जो तापमान है उस गन्ने के लिए तापमान में चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस। कपास के लिए जो तापमान है वो उच्च ही होना चाहिए उसको बोते समय। उसके बाद चाय के लिए जो तापमान चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए।
और काटते समय अगर गेहूं की बात करें तो वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और गन्ना की 27 डिग्री सेल्सियस। ये सब तापमान की बातें हैं। उसके बाद है वर्षा। वर्षा में 50 से 75 गेहूं के लिए और 100 से भी अधिक चाहिए चावल के लिए। और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य जो है वो गन्ने के लिए चाहिए। कपास के लिए हल्की वर्षा या सिंचाई। और चाय के लिए जो वर्षा चाहिए होगी वो 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच। उसके बाद है जलवायु। बोते समय शीतल, आर्द्र और पकते समय होनी चाहिए उष्ण और शुष्क। और अगर मृदा की बात करें तो दोमट अथवा जलोढ़ मृदा चाहिए। गेहूं की हम बात कर रहे हैं। और उत्पादन और वितरण में बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। और इसकी विशेष बातें क्या हैं गेहूं की, कि ये रबी की फसल है, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है और उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। अब अगर हम चावल की विशेषताओं की बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, वर्षा 100 से भी अधिक, जलवायु आर्द्र जलवायु, मृदा डेल्टाई और जलोढ़ मृदा। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब हरियाणा में। उसके बाद है खरीफ की फसल है, चीन के बाद दूसरा स्थान, मुख्य खाद्यान्न फसल है भारत की। उसके बाद हम बात करेंगे गन्ना की। गन्ना में जो तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। वर्षा 75 डिग्री सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। और मृदा की बात करें तो अनेक मिट्टियों में ये फसल उगाई जा सकती है, परंतु जलोढ़ और काली ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद है उत्पादन और वितरण में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पे है स्थान, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा। विशेष बात क्या है कि ब्राजील के बाद इसका भी दूसरा स्थान है। इसमें बहुत सारे श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है और इससे चीनी, गुड़, खांडसारी बनाने में प्रयोग में लाई जा सकती है। उसके बाद है कपास। उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा, ये सिंचाई। 210 दिन ऐसे चाहिए जिस दिन पाला, मतलब वो जो ठंड के समय बर्फ जमती है उसे पाला कहा जाता है, वो नहीं होनी चाहिए। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा बढ़िया रहती है। फिर जलोढ़। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इसके प्रमुख राज्य हैं। भारत का मूल पौधा है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है। संसार में तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। खरीफ की फसल है। डोडे चुनने के लिए सस्ते और कुशल श्रमिक चाहिए, मतलब जिसको वो डोडे चुन सके। उसके बाद है चाय। 20 से 30 सेल्सियस के बीच तापमान। वर्षा बहुत ज़्यादा चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। ह्यूमस मतलब नमी और गहरी जीवांश वाली मृदा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल प्रमुख राज्य है। प्रमुख पेय पदार्थ रोपण कृषि, बहुत सारे श्रम की आवश्यकता, प्रचुर मात्रा में चाहिए और सस्ता भी चाहिए। उसके बाद 2014 में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो निर्यातक करता है। उत्पादक तो है ही, निर्यातक भी सबसे बड़ा है। और उसके बाद क्वेश्चन है कृषि सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। कृषि हमारी में सुधार हो, अच्छा उत्पादन हो, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, जमींदारी उन्मूलन। मतलब अब सिर्फ एक व्यक्ति के पास पूरी जमीन या पूरे गांव के गांव जैसे होते थे, अब वो नहीं है। जो जमीन को यूज़ कर रहा है, जो खेती कर रहा है, जमीन उसकी है। उसके बाद जोतों की चकबंदी, अर्थात जो छोटी छोटी जोतें थी जिसकी वजह से उस पर आधुनिक कृषि का प्रयोग करना मुश्किल था, अब उन्हें उनकी चकबंदी करके उनके बड़े आकार दे दिए गए। फिर उसके बाद है सहकारिता, यानी कि सरकार जो है खुद भी ऐसे सपोर्ट कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियली है, खाद देना, जिसके जरिए क्या है कि अधिक से अधिक कृषि का सुधार हो। उसके बाद है सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। बफर स्टॉक, यानी कि सरकार अनाज को खरीद के अपने पास रख लेती है कि जब भी उसकी आवश्यकता होगी तो वो लोगों तक या तो बिना किसी रेट के, बिना किसी पैसे लिए, या फिर जैसे आपदा के समय, या फिर बहुत कम कीमतों पर लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत सरकार लोगों तक वो पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए एक अलग कीमत रखना, जैसे कि 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ, ऐसे। उसके बाद है देश के कितने लोग कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं, 2/3, यानी कि हर 3 में से 2 व्यक्ति जो हैं वो कृषि कार्य में हैं, लगभग 70%।
कर्तन दहन प्रणाली को किन किन देशों में किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका है मैक्सिको में मिल्पा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर देश में जो कर्तन दहन प्रणाली है उसे किस नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया में लिदांग, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, उसके बाद ब्राज़ील में रोक्का और मध्य अफ्रीका में मसाले। देखिए एक ही टेबल आपको याद करना है और आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद है उद्योग और कृषि के बीच जो अंतरापृष्ठ होता है उसे क्या कहा जाता है? रोपण कृषि। मतलब ये कृषि जो की जाएगी किसके लिए की जा रही है? उद्योग के लिए। उसके बाद है श्वेत क्रांति का अन्य नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। देखिए कितना अलग नाम है ना, कि देखो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन में जो है अप्रत्याशित वृद्धि करना, बहुत ज़्यादा दूध के अंदर उत्पादन करना, लेकिन उसका अन्य नाम है ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद है बांस की कृषि कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्व भारत में। क्योंकि पिछले साल हमने इसको सेट के एग्जाम में भी और बहुत सारे अन्य एग्जाम्स में भी आते हुए देखा, तो हमने इसको तुरंत ऐड किया कि बांस की कृषि जो है वो उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी तो ज़रूर हुई है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो इसमें शामिल किया जा सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।